सबको म्यूट कर दो आप। म्यूट कर देगा। भीम जी दिख रहा है, इंदु आप म्यूट कर दो सबको। यस, हो गया। अब आप वापस अपना अनम्यूट कर लें जिसको भी करना है। तो हम इस चर्चा को जारी रखते हुए मैं वत्सला जी से पूछ रही थी कि दक्षिण भारत में कौन सी संस्थाएं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए या हिंदी के में योगदान दे रही हैं? वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही राजगोपालाचारी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि सारे भारत के, क्या सुन रहे हैं क्या उषा जी? जी बिल्कुल। 1937 में राजगोपालाचारी जी ने यह राय प्रकट की कि सारे भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता है और वो भाषा हिंदी ही हो सकती है। इसीलिए दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी राय प्रकट की थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में यह तय किया गया कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में अपनाएंगे। तो 1949 में महात्मा गांधी ने हिंदी का प्रचार दक्षिण में करने के लिए अपने बेटे देवदास गांधी को चेन्नई भेजा और उन्होंने यहाँ हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आरंभ किया और पहला वर्ग भी उन्होंने ही चलाया और बाद में दक्षिण के सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं शुरू की गई है। तो यहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्ग चलाए जाते हैं और हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में जो है, वहां तो हिंदी का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। वैसे बाहरी दुनिया की यह राय है कि तमिलनाडु हिंदी के विरोध में है, लेकिन हर साल हिंदी प्रचार सभा से लाखों की संख्या में छात्र सनद पा करके बाहर निकलते हैं। वैसे यहाँ के स्कूलों में यह राजनीति के कारण अब यह द्रविड़ जो पार्टियां हैं वे कुर्सी पकड़ने के लिए, आपको मालूम है 1960 में चेन्नई में जब कांग्रेस का शासन चल रहा था, भक्तवत्सलम जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय यहाँ त्रिभाषा नीति चलती थी और यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन स्कूलों में भी हिंदी पढ़ना जरूरी था। वास्तव में उस समय मैं टीचर्स ट्रेनिंग ले रही थी, तो वहां कॉर्पोरेशन स्कूलों में जाकर के हमने क्लासेस लिया। तो हिंदी का इतना प्रचार था। तो उस समय के शासन को नीचे गिराने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए यह द्रविड़ पार्टियों ने यह हिंदी का विरोध नामक यह झंडा उठाया और 1960 में हिंदी विरोध का कार्य हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं ना, अगर भगवान है कि नहीं, यह सवाल जब उठता है तो उस सवाल में ही जवाब है। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है ना। उसी तरह अब हिंदी का जितना जितना विरोध बढ़ता जा रहा है, उतना उतना प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में यहाँ तक कि उच्च शिक्षा संस्थान, शोध संस्थान सब चल रहा है। उसी शोध संस्थान से मैंने भी पीएचडी ली थी, जिस डिग्री का सारे विश्व में सम्मान है। हाँ, वहाँ तो हर साल बहुत बड़ी संख्या में एमए, पीएचडी, यहाँ तक कि डीलिट की उपाधियां भी दी जा रही है। और दूसरी ओर जो डिग्री वाले नहीं हैं, उनके लिए तो प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा जैसे बहुत सारे कक्षाएं चलती हैं और लाखों की संख्या में जैसे जैसे स्कूलों में हिंदी का प्रचार कम होता जा रहा है, वैसे वैसे इन परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो जनता के मन में हिंदी के प्रति जो लगाव है उसका साक्षी है। पहले राजनीतिक कूटनीति के कारण
हिंदी के बारे में आम जनता जरा अंधेरे में थे, लेकिन अब वे सब जाग गए हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और एकमात्र हिंदी जानने से पूरे भारत में कहीं भी जाकर के हम आसानी से अपना काम निपटा सकते हैं। इसलिए दिन ब दिन हिंदी का प्रचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूलों में उन्होंने अपने अधिकार के बल पर उन्होंने हिंदी निकाला है, जिसके कारण कॉलेजों में जो अध्यापक लोग हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा नहीं है तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ से विद्यार्थी मिलेंगे। इसीलिए केवल ये सीबीएसई या किसी प्राइवेट स्कूल में हिंदी सीखने वाले बच्चे ही कॉलेज में हिंदी लेते हैं, और कॉलेजों में हिंदी के होड़ में उन्होंने फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं को भी लाने की कोशिश की है। इसीलिए थोड़ी बहुत हिंदी की दशा में कुछ संकट आया है, लेकिन वो तो क्षणिक है, जरूर वो मिट जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो काम है उसके कारण हिंदी विरोधी माने जाने वाले तमिलनाडु में भी हिंदी का खूब प्रचार हो रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। डॉक्टर और अमरनाथ ये तो शर्मा से सर्वविदित उनके है। विचार जानना चाहिए। जी अवश्य, जी जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सर्वविदित है, और खास तौर से दक्षिण भारत में हमने देखा है कि कई हजारों लोग इससे जुड़े हैं और डिग्री उपाधियां पा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस संबंध में आगे अमरनाथ अमर जी से भी जानना चाहूंगी कि आप दिल्ली में हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदरणीय अमरनाथ जी बताएं कि आप क्या सोचते हैं वर्तमान में क्या हिंदी की स्थिति चल रही है और क्या चल रहा है? आप सब पहले तो सब विद्वजन को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जो विचार आप सबने रखे वो न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि उपयोगी भी हैं। यदि हिंदी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो पेरेंट्स में भी एक डर है, बच्चों में भी एक भावना है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यदि हम हिंदी को लेकर पढ़ेंगे या जानेंगे या बोलेंगे तो शायद हम उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितनी कि हम अंग्रेजी के माध्यम से कर पाएंगे। इस धारणा को खंडित करना बहुत जरूरी है, और ये किन स्तरों पे होगा? परिवार के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर, और जितनी संस्थाएं हैं, जितनी अकादमियां हैं जो हिंदी को या राष्ट्रभाषा, राजभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के विकास में लगी हुई हैं, उन सबको इन बातों को समझना होगा कि हम अंग्रेजी या किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। और भाषा क्या है? एक संवाद या संप्रेषण का एक माध्यम है। असल में विद्वता तो किताबों के माध्यम से है, उनके सिलेबस के माध्यम से है, उनमें जो तथ्य है, जो आधारित है, जो विषय वस्तु है, उसके आधार पर विद्वता है, उसके आधार पर तरक्की है। हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषाएं तो सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम है। तो अभिव्यक्ति के माध्यमों में कहीं लड़ाई नहीं, लेकिन आज बहुत जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी को न केवल मान्यता दें, न केवल उसे अपनाएं, बल्कि उसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दें। राजभाषा तो वो है ही, सरकारी कामकाज की भाषा तो है ही, लेकिन एक उन्नत राष्ट्र के लिए इसका विकसित होना, फलीभूत होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों इस हिंदी पखवाड़े में बहुत सारे विद्वान हमारे अभ्युदय के पटल पर आए और उन्होंने विचार भी व्यक्त किए।
पिछले दिनों संतोष गोयल जी जो कनाडा कई बार जा चुकी हैं, रह चुकी हैं, डॉक्टर नवीन चंद्र लोहनी जी चीन और स्विट्जरलैंड में और कई विश्वविद्यालयों में विदेशों में पढ़ा चुके, लेकिन विदेशों में आज हिंदी का जो जो भारत में भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, उनका प्रचार प्रसार भी उत्तर में हम उसी रूप में लें जिस रूप में उन प्रदेशों में हिंदी को लेकर लेते हैं। बेहतर होगा कि हिंदी प्रदेशों में भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कोई न कोई एक भाषा दक्षिण का आप सिलेबस में कोर्स में डालें और अनिवार्य कर दें, तो यह जो भाषाई संतुलन होगा वह सबको स्वीकार्य होगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम सब के दिलों में, चाहे वो दक्षिण की बात हो, उत्तर की बात हो, चाहे पूर्व या पश्चिम की बात हो, एक भाषाई सद्भाव हम सबके बीच है और इसी भाषाई सद्भाव के बीच में हिंदी दिनों दिन प्रबल से प्रबलतर होती जा रही है, हमें स्वीकार्य हो रही है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हिंदी ने अपना स्वरूप इसलिए भी बढ़ाया है कि हम जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या अंग्रेजी ही क्यों ना हो, उनके शब्दों को, उनके वाक्यों को, उनके हाव भाव को हमने हिंदी में अपनाकर, उन टूटी फूटी हिंदी को भी अपनाकर हिंदी को हमने सर्वव्यापी बना दिया है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। तो एक बार फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी न केवल पुष्पित पल्लवित हो रही है बल्कि पूरे विश्व में अपना प्रचार प्रसार कर रही है। आज यह आवश्यकता बन गई है, हमारी जरूरत बन गई है। इसलिए हिंदी के प्रति अगर कभी कोई हीनता की भावना आती है, वह भी दिनों दिन खत्म हो रही है और वह दिन दूर नहीं है जब हम गर्व से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में अंग्रेजी की तरह ही हिंदी को ही मान्यता देंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभ्युदय के पटल पर इस पूरे पखवाड़े में डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला ने, जो हमारे संस्था के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम का स्वरूप बनाया, जितने विषय रखे, वह काबिले तारीफ है। तो एक बार पुनः मैं आप सबको, इंदु जी को, पूरे अभ्युदय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक आभार। आपने तो पूरा निचोड़ ही प्रस्तुत कर दिया, उसके माध्यम से, अपने बात के माध्यम से सभी बातें हिंदी के संदर्भ में, स्थिति, कारण, उपाय सभी कुछ बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चर्चा में आगे बढ़ते हुए जो आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो शिक्षण संस्थाओं में हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है, उसमें अवश्य ही गिराव आया है, कई जगह हमने देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हरियाणा में और तमिलनाडु में इसका क्या असर है? क्या आप देखते हैं कि बहुत कम छात्र हिंदी पढ़ाई करते हैं, दूसरी भाषाएं लेते हैं? इसके बारे में मैं सबसे पहले रामवीर सिंह जी के विचार लेना चाहूंगी। जी बहन जी, का प्रयोग करते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और दूसरे जो अंग्रेजी माध्यम जिन बच्चों को दिया जाता है अभिभावक की तरफ से या खुद भी कोई रुचि रखते हैं जो, तो हमने तो एक तरीका अपनाया हुआ है कि जो अंग्रेजी माध्यम वाली जो पढ़ाई होगी उसको अनुवाद करके हिंदी भी समझाई जाएगी और अंग्रेजी भी समझाई जाएगी, जैसे आगे चल के ये कोई भारी परेशानी वाली बात ना रहे।
में बिल्कुल वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, लेकिन साथ साथ हिंदी भी पढ़ें, तो वो उनको चाहे उसमें नहीं समझ आया तो हिंदी में तो समझ आ ही जाएगा। और दूसरी बात है कि जीवन में भारत में जब तक रहना है तो भारत में तो इसका उपयोग है ही और महत्व भी है। बहुत अच्छी बात बताई। मैं अब बढ़ता ही लावण्या जी जाएगा। से, जी लावण्या जी, आप इस बारे में क्या सोचती हैं या क्या स्थिति है? मैं इससे बारे में पहले बात करने से पहले मैं हिंदी आंदोलन, तमिलनाडु में हिंदी आंदोलन के समय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे वत्सला जी ने बताया था कि हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी के कर कमलों से शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अलगाव पैदा हो गया था। तमिल, खास करके तमिल भाषा के अलगाव, यानी कि इसका रूप अलग से रूप धारण कर लिया था। और ये हिंदी पहले तो तमिल जो है संस्कृत से जकड़ी हुई थी। सो संस्कृत से तमिल भाषा को संस्कृत से छुटकारा पाने के लिए उच्च वर्ग लोग इसके प्रति आंदोलन करने लगे और बाद में 1938 में एक चुनाव के दौरान जस्टिस पार्टी की जीत हुई थी और उसमें राजगोपालाचारी की जीत हुई थी। राजगोपालाचारी के आगमन के बाद हिंदी भाषा का विकास होने लगा। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु में एक अलग से अधिनियम भी बनाए गए और हिंदी भाषा को तमिलों को स्वीकार करने के लिए बहुत सारी उम्मीदें भी उन्होंने खड़ा किया था और इस आंदोलन की बेंट भी चढ़ गई थी। हिंदी के खिलाफ तमिलों का आंदोलन अगले 3 साल यानी 1940 तक इसका जारी रहा और तमिलनाडु की राजनीति जो है हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो राजगोपालाचारी के सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लोग ने मिलकर तमिल ब्रिगेड तैयार की, जिसमें मद्रास तक कुल 50 से बहुत सारे लोग जो हैं तो यात्रा करने लगे इसके खिलाफ, यानी कि इसके यात्रा करने लगे और उसके बाद आगे बढ़े और हिंदी को रोकने के लिए इन लोगों ने नारा उठाया था। बाद में रामस्वामी नायकर करके एक आदमी, यानी कि यहाँ के दक्षिण में बहुत ही मशहूर पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जो है हिंदी के खिलाफ नारा उठाया। तो उन्होंने बताया कि हम तमिल हैं तो हिंदी क्यों सीखना है हमें करके इन्होंने नारा उठाया था। बाद में द्रविड़ भाषा के, यहाँ के द्राविड़ कड़गम करके हम कहते हैं, वो द्राविड़ कड़गम ने उस नारा को आगे लेकर चला और बहुत सारे ये जो है क्रांति हुई थी। 1965 जैसे बचला मैडम ने कहा था 1960 से लेकर के 1965 काल की तमिलनाडु की गति जो है हिंदी विकास के संदर्भ में बहुत ही क्रांतिकारी रही। जो भी हिंदी पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर दबाव डालने लगे और यहाँ तक तो कुछ लोग जब हिंदी किताब को लेकर बाहर जा रहे थे उनको भी खींच कर ले जाते थे। इस तरह की क्रांति जो उस काल में, यानी द्रविड़ के कारण ये हुआ था और बाद में इसके प्रति प्रतिबंध भी लगाए गए और उसके बाद आंदोलन तो अभी भी ये आंदोलन जो है चली आ रही है। लेकिन ये यहाँ पर तमिलनाडु में खास करके यहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। जैसे 1960 से लेकर के 1950 से लेकर के अब भी हम देखते हैं तो यानी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी तक हम देखते हैं तो खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है। वैसे आंदोलन करने के बाद भी, आंदोलन इतना क्रांति होने के बाद भी, इतना नारा लगाने के बाद भी यहाँ पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है बहुत बढ़ने लगी। खास करके इसका श्रेय किसको जाता है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत संख्या से हिंदी पढ़ने वालों की गति को बढ़ाई गई। खास करके नारियों के शिक्षण, उस समय तो नारी तो शिक्षा से वंचित रही, लेकिन बाद कालांतर में 1960 के बाद नारी शिक्षा में एक प्रकार की क्रांति आई। नारी जो है शिक्षित होने में तत्पर थी, तो ये तब घर में बैठे बैठे नारी जो है हिंदी सीखने आए और बाद में आकर के ये लोग हिंदी टीचर के रूप में उन्होंने कार्य भी करना शुरू किया था। इस तरह हिंदी जो है 1960 से लेकर 1900 करीबन
सालों से आगे जो है ये हिंदी विकास निरंतर हो रही थी। तो ये लोग पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद इनके ये कानूनी व्यवस्था के कारण ये लोग पढ़ नहीं पाए। इसके कारण क्या हुआ, तो जो लोग मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक तक तो ये हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, उनकी संख्या जो है कम हो गई है। कालांतर में क्या हुआ, ये बच्चे जब कॉलेज आते हैं तो उनकी संख्या भी कम होती है। जब केंद्रीय विद्यालय से पढ़कर जो भी आते हैं वो लोग हिंदी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच आदि भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, इसलिए हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खास करके कॉलेजों में। तो फ्रेंच जो सभी लोग क्या करते हैं, तो हिंदी से बेहतर फ्रेंच है करके फ्रेंच के यहाँ चले जाते हैं, और हिंदी की संख्या निरंतर पढ़ने की संख्या जो है कम होती है। लेकिन हम भी इसे छोड़ते नहीं, तो कॉलेज वालों भी हम भी नहीं छोड़ते हैं। तो किसी ना किसी तरह हम पढ़ने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिए, तो हम खास करके हमारे कॉलेज में जो है हिंदी पढ़ाने के लिए हम नॉन मेजर इलेक्टिव करके एक कोर्स जो है हम चलाते हैं, खास करके डिग्री पढ़ने वालों लोगों को, क्यों तो ताकि हम उनको हिंदी सीख सकें। जो हिंदी लोग होते हैं, जैसे तमिल होते हैं, तमिल लिए होते हैं, फ्रेंच लिए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हिंदी में बुलाते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह की हम संख्या को बढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाते हैं, उनको हम हिंदी के बारे में हम जानकारी देते हैं, और खास करके उनको स्पोकन हिंदी, जिस तरह बातें करना हो, जैसे वो लोग बाहर जाते वक्त किस तरह बातें हिंदी में बात करना चाहिए, ये सारी बातें जो है हम सिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर खास करके कॉलेजों में हिंदी विकास के क्षेत्र में काफी बढ़ावा आ रही है। लेकिन फिर भी जब हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो कम है। और स्कूलों में, खास करके स्कूलों में जब मैट्रिक स्कूल्स होते हैं, पहले तो 10वीं कक्षा तक वो लोग हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो है कानूनी व्यवस्था के कारण वो लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो ये जो है त्रिभाषा सूत्र कैसे ट्राइलिंगुअल के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, और दूसरा तमिल पढ़ा है। जो तमिल जानते हैं वो लोग हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ के लोग चाहे संस्कृत को छोड़ के हिंदी ही लेते हैं। तो इस तरह तो मैट्रिक स्कूलों में 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं कक्षा तक ये लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। और इसको छोड़ करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के काफी एग्जाम्स है, जैसे हिंदी प्रचारक एग्जाम है, राष्ट्रभाषा प्रवीण, विशारद पूर्व, इस तरह के एग्जाम को भी यहाँ पर लोग जो है सीखते हैं। और इस तरह हिंदी जो है निरंतर यहाँ पर, चाहे सरकार जो कितनी भी प्रतिबंध लगा देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के लोग जो है हिंदी पढ़ने से वंचित नहीं है। वो लोग अपनी ही लव का अट्रैक्शन के द्वारा, अपनी ही हिंदी के प्रति हुए प्यार के माध्यम से वो लोग हिंदी सीख रहे हैं। और निरंतर जो है हमारे तमिलनाडु में निरंतर विकास होती रही है, और साहित्य अनुवाद में भी निरंतर विकास होती आ रही है। जैसे वत्सला जी ने तो हमारे तमिल साहित्य का अनुवाद किया। वत्सला जी नहीं, पहले से डॉक्टर शेषम, डॉक्टर गोविंदराजन शेषाद्री, तो इस तरह के बहुत सारे साहित्यकार जो हैं, उन्होंने तमिल साहित्य को हिंदी साहित्य में अनुवाद किया। और इस तरह हमारे हम तो तमिल से वंचित नहीं रहते और हिंदी से भी वंचित नहीं है, तो दोनों भाषाओं को हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ के जो हिंदी लोग जो होते हैं, यहाँ के हिंदी लोग होते हैं, वो लोग तमिल भाषा को भी छोड़ते नहीं है। तमिल और हिंदी दोनों का विकास करने के लिए हमारा योगदान जो है निरंतर योगदान दे आ रहे हैं। जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से अच्छे से बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप शिक्षक के रूप में भी बराबर इसके लिए योगदान दे रहे हैं कि वहाँ के बच्चे हिंदी सीखें, और उनके लिए आपने कुछ नए कोर्स भी चलाए हैं। और जो वहाँ के दूसरे लोग हैं, ये प्रचार सभा है, ये सब बहुत सुंदर और बहुत अच्छे प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी पहुंचे, क्योंकि वह हमारे भारत की भाषा है। और ज्यादा लोग पढ़ें, समझें, जाने। अनुवाद का महत्व भी आपने बताया। तो इसका मतलब ये सही है, चाहे कुछ भी किया जाए, हिंदी का जादू तो सर चढ़ के बोलने ही है और वो बोल रहा है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल चाहे सरकारी रूप में, राजनीतिक रूप में हिंदी को चाहे दबाने की कोशिश की जाए, या कई बार माता पिता भी ये सोच के कि
बच्चा अंग्रेजी पढ़कर ही आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा कम हिंदी का बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी न केवल ये संस्थाएं बल्कि मीडिया, सिनेमा, ये भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मीडिया और सिनेमा के माध्यम से ये हिंदी न केवल हमारे भारत में बल्कि विदेशों में भी पहुंच गई है, और हमारे सिनेमा के गाने और काफी ऐसी चीजें हैं जो विदेशी लोग भी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं या देखते हैं। तो इस संबंध में आप कुछ अपने विचार रखेंगे? मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सिनेमा ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वत्सला जी। वास्तव में हिंदी सिनेमा का जादू ऐसा है कि भाषा न जानने पर भी सभी लोग हिंदी सिनेमा देखते हैं। जी। और आप देखेंगे जो खाली तमिल जानने वाले जो हैं, उनके सेलफोन पर भी वो रिंगटोन में हिंदी गीत ही वे रख लेते हैं। जी। और जहां कहीं भी कोई शादी हो, कोई कुछ भी हो, तो वहां जो गाना बजाना होता है तो हिंदी गीतों को ही पहला स्थान मिलता है। तो हिंदी सिनेमा और हिंदी गीतों का जो जादू है वो तो वो आज नहीं, वो जब हिंदी का विरोध चल रहा था उस जमाने में भी हिंदी सिनेमा का और हिंदी गीतों का बहुत ही प्रचार तमिलनाडु में रहा। और यहाँ तो कुछ कुछ ऐसे थिएटर्स थे, आजकल तो ये टीवी के कारण थिएटरों की दुर्दशा हो गई है, लेकिन 1960 में 70 में कुछ ऐसे थिएटर्स थे जहाँ सिर्फ हिंदी फिल्म ही दिखाए जाती थी। और वहां इतनी भीड़ लगती थी, सबके सब हिंदी लोग थे जिनको हिंदी भाषा आती नहीं है, फिर भी उन गीतों का रसास्वादन करने के लिए और उसकी कहानी, उसमें जो चित्रण है, बिना भाषा के भी उस अभिनय के आधार पर उन सबका रसास्वादन करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे। और उनके प्रति आज भी लोगों का मोह कम नहीं है। जी, बहुत सही कहा आपने। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदी चाहे किसी तरह कितना भी रोकने की प्रयास करें, वो आगे बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हमने देखा है कि गूगल के सर्च इंजन में हिंदी का इनपुट मेथड है, ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, और बहुत से अभी इंटरनेट में तो हिंदी बहुत आसानी से हम लिख पढ़ सकते हैं और उस पर ढूंढ सकते हैं, और ट्रांसलेशन मतलब काफी कुछ हुआ है। तो इसका मतलब जो पढ़ने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो रुक नहीं रहा है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि दक्षिण भारत में और हरियाणा में आम आदमी का हिंदी के प्रति क्या विचार है? क्या जनता वहां की क्या सोचती है, और उसको किस तरह से अपने दैनिक जीवन में अपनाती है? रामवीर सिंह जी, यदि अपने विचार व्यक्त कर सके तो मुझे खुशी होगी। शायद म्यूट है। हाँ, तो वत्सला जी आप बताएं कि आम आदमी के मन में हिंदी के प्रति क्या भाव है? उषा जी, उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि हिंदी जो है रावण का सर है। आप जितना जितना काटेंगे उतना उतना वह उगाएगा। सही कहा आपने, सही कहा आपने। हिंदी में वह जादू है कि उसको जितना जितना दबाएंगे उतना उतना वह उभर करके आएगा। तो आम लोग, आप जानते हैं, हमारे यहाँ काम करने वाली जो महिलाएं हैं, रिक्शे वाले हैं, सब भी तमिल बोलते समय अनजाने में ही हिंदी शब्दों का प्रयोग उसके साथ जोड़ करके करते हैं। और ये रिक्शा वाला वगैरह जो है, थोड़ा थोड़ा आजकल हिंदी जानने भी लगे, कुछ हिंदी में बात करने पर समझ भी पा रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि हिंदी सीखने से ही हमारी प्रगति हो सकती है, हमारे जीवन यापन में भी उससे फायदा है। अब तो तमिलनाडु में बहुत हिंदी वाले हैं ना, इसीलिए हिंदी का प्रचार आम जनता, जो काम करने वाले लोग भी हिंदी अच्छी तरह समझने लगे। एक समय था हिंदी समझने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, और जो नए नए चेन्नई में आकर के हिंदी वाले रहते हैं तो उस समय उनको बहुत तकलीफ होती थी। मैं इस बीच में अगर आपकी अनुमति हो तो एक जोक बता दूंगी। जी, हमारे हिंदी प्रजा सभा में एक सर नए नए
ज्वाइन हो गए हमारे पीजी डिपार्टमेंट में। और हमारे एक पुराने गुरुजी है पन्नालाल त्रिपाठी जी, बहुत सालों से चेन्नई में बसे हैं, उनको तमिल अच्छी तरह आती। तो एक दिन शाम को ये जो नए सर जो है वो घर वापस जा रहे थे, तो केले वाली केला बेच रही थी। तो इन्होंने पूछा केले का दाम क्या है। तो आपस में दोनों लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो एक्शन में ही काम चल रहा है। तो उसने कहा, उस समय में तो पैसे का दाम बहुत मूल्यवान था ना, आज के जैसे नहीं है ना। तो उसने कहा 1 रुपये में 4, उसने एक्शन में बताया। तो सर ने कहा नहीं नहीं 1 रुपये में 5। तब तो उन्होंने पूछा क्या गाली दी उसने। तो उस औरत को तो एकदम उसकी समझ में नहीं बात नहीं आ रही है कि यह आदमी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मैंने तो बस इतना ही पूछा तेरी माँ पता है। तो उस आदमी ने कहा ये मैंने दाम पूछा तो ये माँ की गाली दे रही है। तो उन्होंने पूछा उसने क्या कहा। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो वो हंसने लगे और बताया देखिए सर तेरी माँ का मतलब वो गाली नहीं, तेरी माँ नहीं, पता है क्या यही है। इसीलिए एक भाषा की बोली दूसरी भाषा की गाली है। इसीलिए मैं जैसे इन्होंने अमर जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह दक्षिण में हिंदी का प्रचार प्रसार अनिवार्य है, उसी तरह उत्तर में भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस दक्षिणी भाषाओं का कुछ प्रचार प्रसार अवश्य होना चाहिए, ताकि वे लोग जब यहाँ आते हैं तो उनका काम भी आसान हो जाए। वैसे तो दक्षिण के सभी कोई भी भाषा कहने से बढ़कर के मैं यह कहूंगी कि तमिल सीखना बेहतर है, क्योंकि साउथ में कहीं भी जाए तमिल जानने वाले लोग होते हैं। इसीलिए तमिल सीखने से उनका काम भी आसान हो जाएगा। और इससे तमिल वालों के या दक्षिण वालों के मन में भी एक भावना यह रहेगी कि ये लोग हमारे ऊपर अपनी भाषा नहीं थोपते हैं, हमारी भाषा वे भी सीखते हैं। इस तरह की भावना उनके मन में भी आएगा। इसलिए अमर जी की जो बात है वह बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात तो मुझे भी लगती है कि यदि ऐसा होगा तो उनके मन में भी जो विरोध की भावना या गुस्से की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि वो सोचेंगे ये भी हमारी एक भाषा चयन करके पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो शायद विरोध कम होगा। और जैसा आपने तमिल तेरी माँ का कहा, वो तो शायद आप काफी लोग जानते भी होंगे। ऐसा चुटकुला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है कि कोई पंजाबी आया और उसने कुछ पूछा, तो ऑटो वाले ने या किसी ने बोला कि तमिल तेरी माँ, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि तमिल तेरी माँ तो पंजाबी तेरा बाप। तो इस तरह से मतलब चुटकुले भी बन गए उस पर। तो वही भाषा न जानने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और एक दूसरे को बुरा भी लग सकता है। अब एक और प्रश्न जो मैं वर्तमान के संदर्भ में पूछना चाहूंगी, अभी जो भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जो लागू करने जा रहे हैं, उसमें काफी कुछ सुनने को आ रहा है कि कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमें हिंदी नहीं चाहिए, जो हम कर्नाटका में देख रहे हैं। और कर्नाटका के अधिकतर महाविद्यालयों से और हिंदी हटाई जा रही है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या ये सही है? मैं सर्वप्रथम अमर जी से इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। बहुत सही कहा आपने उषा जी। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो फिल्म और टेलीविजन की बात आई। आपको याद होगा जब रामायण और महाभारत का प्रसारण होता था तो उसकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से थोड़ी सी कठिन भाषा थी और हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था उसमें जो
ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनका उपयोग होता है, या साहित्य